हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट कंप्यूटर जीके की इस एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसका ये पार्ट 6 में लेके आया हूँ। इससे पहले लगातार 5 मैंने वीडियो बना चुका हूँ कंप्यूटर जीके पर, जो कि एमपीपीएससी व्यापम्स के सभी एग्जाम्स में ये कंप्यूटर जीके का जो पार्ट है ये आता है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप सभी परीक्षार्थी इन सभी वीडियोस को आखिरी तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने ये पांचों वीडियो नहीं देखे हैं कंप्यूटर जीके पर, तो इनको भी आप पूरा जरूर देखें। और साथ ही साथ में ये छठवां पार्ट है, जिसमें कि मैं अगले 25 क्वेश्चंस कंप्यूटर जीके पर लेके आया हूँ। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल एग्जामिनेशन लाइक एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल एंड द अदर एग्जाम्स हु आर रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सिलेबस। सो वीडियो को अंत तक देखें, और साथ ही साथ में लगातार मेरी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन लगातार मिलेंगे और सारे वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं ये 6th पार्ट कंप्यूटर जीके का। लीजिए इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन, और ये 126वां क्वेश्चन है, यानी कि लगातार 125 क्वेश्चंस कंप्यूटर जीके पर आधारित मैं पहले जो पिछली वीडियो है उनमें मैं ला चुका हूं, तो उनको भी आप पूरा देखिए। और ये 126वां क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। अगर कंप्यूटर की भाषा में अगर किसी को देखें और अगर किसी चित्र के रूप में किसी भी प्रोग्राम को अगर अपन दर्शाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। मिक्स चार्ट, चार्ट, फ्लो चार्ट या फिर हल चार्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की भाषा में किसी भी प्रोग्राम को अपन सेट करते हैं। तो फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से, ऐसे, फिर कुछ ऐसे, फिर ऐसे, यूं करके यूं होता है। तो आप यहाँ पर कोई एक प्रोग्राम लिखा होगा, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा होगा, फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा होगा, और ऐसे करके एरो भी बना होगा। तो दैट इज कॉल्ड द फ्लो चार्ट। ठीक है, ये फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, यानी कि साइंटिफिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सी कहलाती है। कोबोल, बेसिक, पास्कल या फिर फोर्ट्रॉन। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है वो है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन इज द कंप्यूटर साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है। वैज्ञानिक यानी कि जो वैज्ञानिक होते हैं वो इस फोर्ट्रॉन भाषा का उपयोग करते हैं अपने टर्म्स में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए उपयोगी है। ग्राफिक कार्य के लिए, व्यावसायिक कार्य के लिए, वैज्ञानिक कार्य के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि कौन सा है इसका आंसर बताएं। तो इसका सही उपयोग आंसर है व्यावसायिक, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए ये उपयोग आती है। ठीक है ना, व्यावसायिक कार्य के लिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 129, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में होता है। देखिए घूम कर आया है क्वेश्चन, इजीली आप बता सकते हैं। इससे पहला वाला क्वेश्चन भी उसी पर आधारित था, कोबोल पर। तो इसका भी सही उत्तर है कोबोल। कोबोल का ही था, पहले उल्टा था। कोबोल ऊपर लिखा हुआ था और नीचे वाणिज्यिक कार्य लिखा था। यहाँ पर वाणिज्यिक कार्य यानी कि व्यावसायिक पर्पज ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर कोबोल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कंप्यूटर भाषा में वाणिज्यिक कार्यों के लिए कोबोल कोबोल जो भाषा है उसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 130वां क्वेश्चन है ये, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय जो कंप्यूटर भाषा है वो कौन सी है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा यानी कि यू कैन अंडरस्टैंड इजीली इन द टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी प्लस प्लस, कोबोल, पास्कल या फिर फोर्ट्रॉन। ठीक है ना, मतलब कंप्यूटर भाषा में अंग्रेजी की भाषा का उपयोग होता है और उससे पूरा का पूरा पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है। तो वो भाषा कौन सी है इसमें कंप्यूटर टर्म्स में। तो वो है कोबोल। कोबोल इज द करेक्ट आंसर। कोबोल जो होती है वो पूरी की पूरी, जैसे कि आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेम लाइक ये कोबोल लैंग्वेज को लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया 131, कंप्यूटर भाषा में जावा का आविष्कारक कौन है। जावा, जावा एक लैंग्वेज है, JAVA, जावा। ये एक कंप्यूटर भाषा की लैंग्वेज है। ठीक है ना, जिसमें कि प्रोग्रामिंग की जाती है। तो किसने बनाया था ये,
ठीक है ना। किस कंपनी ने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने, इन्फोसिस ने, माइक्रोसॉफ्ट ने या फिर IBM ने। तो बताएं इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सन माइक्रो सिस्टम। ठीक है ना, इसने इसको बनाया था। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या लागू होती है? कोबोल भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, मशीन भाषा या फिर बेसिक भाषा। तो कौन सा आंसर इसका सही है? जितने भी कंप्यूटर्स हैं अभी इस टाइम में, तो उसमें कौन सी भाषा का उपयोग होता है? सभी में लागू होती है वो। तो वो है आंसर है उसका मशीन भाषा। मशीन लैंग्वेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, मशीन लैंग्वेज हर कंप्यूटर में उपयोग होती है। तो मशीन लैंग्वेज, क्योंकि जो भी भाषा, जो भी लैंग्वेज इजीली वी कैन अंडरस्टैंड, इजीली वी कैन प्रोग्राम इट, और उसके बाद में वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है ना, 0 एंड 1 में कन्वर्ट करने के बाद में ही वो उसको कन्वर्ट करके आउटपुट लेके आता है। तो मशीन भाषा एक नॉर्मल भाषा है कंप्यूटर के लिए, हर कंप्यूटर में वो लागू होती है। अगला क्वेश्चन आ गया, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी कहलाती है? जावा, पास्कल, कोबोल या फिर बेसिक। तो कौन सा आंसर इसका सही होगा? बताएं आप, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर है जावा। जावा जो होता है वो इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए काम आता है। ठीक है ना, इंटरनेट में जो सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में होती है। तो जावा में बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर होते हैं, इस कारण से ये इंटरनेट में प्रयोग करने वाली भाषा कहलाती है, जावा लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 134। यूनिक्स नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? लैपटॉप कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स के लिए या फिर वेब सर्वर्स के लिए। तो इसका कौन सा आंसर होगा? जो यूनिक्स नाम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में होता है? वो वेब सर्वर्स। ठीक है ना, वेब सर्वर्स में इसका उपयोग होता है और काफी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है ये। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया 135। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? मशीन लैंग्वेज को, सी को, बेसिक को या फिर हाई लेवल लैंग्वेज को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ए, बी, सी या डी। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है मशीन लैंग्वेज। जो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है उसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी के सारे ऑप्शंस में ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान, जिसमें आपको MP के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, डाउनलोड क्लियरिंग सेशन के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और भी बहुत कुछ। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा। एक और जरूरी इंफॉर्मेशन मेरे दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है प्लस बैच आपकी ऑलराउंडर प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, अब आप अनअकैडमी के साथ में अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से। इसमें से कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट वीक और बाकी जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, और आपके प्रिपरेशन के हिसाब से मैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं ये सारे बैचेस। आप अपनी ज़रूरत और प्रिपरेशन के हिसाब से कोई भी कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। अगर आप चाहते हैं प्रीलिम प्रिपरेशन के लिए रामबाण इलाज और रामबाण कोर्स, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है अनलिमिटेड 60 डेज क्रैश कोर्स, जो स्टार्ट हो चुका है 4 जनवरी को। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की स्पीड से रिवीजन करना चाहते हैं तो आपके लिए है संपूर्ण ज्ञान रिवीजन बैच, जो 28 तारीख को स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आपको 270 से ज्यादा रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि रोज 2 घंटे हर सब्जेक्ट पर ये डाउट क्लियरिंग जो सेशन है ये कंडक्ट किया जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। अगर आप बोलोगे कि मैं ऑलरेडी अपना रिवीजन खुद कर रहा हूं,
तो आपके लिए है संकल्प बैच, जो कि स्टार्ट हो चुका है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन 2 घंटे रोज। अब आप अपने डाउट क्लियरिंग अपने तक ना रहने दें, आज ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और ऐसे मौके को हाथ से नहीं जाने दें। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो डेडिकेटेड गाइडलाइन चाहते हैं, तो मैं आपको मेगा फाउंडेशन बैचेस के लिए रिकमेंड करूंगा, जो कि स्टार्ट हो चुका है 5 जनवरी से। इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, जो कि देंगे आपको पूरे मध्य प्रदेश अनअकैडमी से जुड़े हुए टॉप एजुकेटर्स। पीडीएफ रिवीजन नोट्स मिलेंगे, साथ में वीकली मेगा क्विज भी मिलेंगे, और आपको प्रीलिम्स का कोर्स पूरा का पूरा ये मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अपने सपने साकार करने के लिए तुरंत ही अनअकैडमी के साथ में जुड़ें। जिन विद्यार्थियों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने मेंस की तैयारी के लिए कोई भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें आपको मेंस के कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। आंसर राइटिंग के साथ में 35 दिन में ये पूरा प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी एक और कदम आगे बढ़ाएं, और अनअकैडमी के साथ में जुड़ के अपनी पूरी की पूरी जो भी स्वप्न है वो आप पूरा करें। अनअकैडमी में आपको घर पर बैठकर ही एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। एजुकेटर जैसे शुभम गुप्ता, हरि सिंह राजपूत, अमित शुक्ला और भी ऐसे कई एक्सपीरियंस एजुकेटर जो कि आपको अनअकैडमी पर पढ़ाएंगे। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन के बारे में। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। इसमें अपने गोल एमपीपीएससी एंड व्यापम को सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे कोर्सेज के लिए एनरोल करना है और गेट सब्सक्रिप्शन का बटन क्लिक करना है। इसके बाद में आपको कोर्सेज में डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में है, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप रेफरल कोड का उपयोग करेंगे, आपको सीधे 10% फीस कम होती हुई नजर आएगी। तो जल्द ही इन सभी कोर्स को देखें और अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें। और मेरा रेफरल कोड जैसे कि मैंने बता चुका हूं, हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में, इसको इस्तेमाल करते हुए 10% के डिस्काउंट के साथ में आप अनअकैडमी पर पढ़ना शुरू करें। तो देर किस बात की है? आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी और व्यापम के कोर्स को क्रैक कीजिए। व्यापम्स के एग्जाम्स को क्रैक कीजिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है और उसकी पूरी प्रोग्रामिंग की जाती है। देन उसके बाद में वो उसको अपन यूज करके उससे प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है ना? कोई भी प्रोग्राम राइट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज किसमें होती है? हाई लेवल लैंग्वेज विच इज ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना? पूरा इंग्लिश में अपन उसमें राइटिंग करते हैं और फिर उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली जब सिस्टम में अपन डालते हैं तो बीच में कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है। देन उसके बाद में वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है? अगला क्वेश्चन 137, गलती एक एल्गोरिथम है। ठीक है ना? एक एल्गोरिथम में एक गलती है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर, कंपाइलर एरर, मशीन एरर या फिर ये सभी? अगर कोई गलती निकलती है, एक एल्गोरिथम है जिसमें कि गलत परिणाम निकलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉजिकल एरर। ठीक है ना? जो लॉजिकल एरर होती है उसी को कहते हैं एक एल्गोरिथम में कोई भी प्रोग्रामिंग है, कोई मिस्टेक है। ठीक है ना? जिसमें कि लॉजिक सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। यानी कि जो लॉजिक गेट कौन कौन से होते हैं? लॉजिक गेट होते हैं एंड, और, नॉर। तो ये सब जो गेट्स होते हैं ये कैलकुलेशन के काम में आते हैं। तो उसमें कहीं पे एरर है, देन इट विल कम टू द लॉजिकल एरर। अगला क्वेश्चन आ गया, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है?
इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिक कोड, जावा लैंग्वेज या फिर ये सभी? बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से 138 का? तो इसका आंसर है न्यूमेरिक कोड। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो न्यूमेरिक कोड का उपयोग करती है और उसमें ये पूरा का पूरा कन्वर्ट करती है मशीन लैंग्वेज। और न्यूमेरिक कोड कौन सा होता है? 0 एंड 1, ठीक है ना, इसको न्यूमेरिक कोड होता है, यानी कि नंबर सिस्टम पर ही पूरी की पूरी मशीन लैंग्वेज आधारित है। यानी कि जो भी अपन प्रोग्राम लिखते हैं या कोई भी इनपुट देते हैं तो सबसे पहले वो नंबर सिस्टम पर ही कन्वर्ट करती है, देन उसके बाद में वो उसका आउटपुट ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपके मॉनिटर या आपकी कोई भी जो आउटपुट की डिवाइस है उस पर शो करती है। अगला क्वेश्चन है 139, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कौन सा नंबर सिस्टम होता है? हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, बाइनरी या फिर दशमलव? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है बाइनरी। बाइनरी जो नंबर होता है उसका उपयोग होता है डेटा स्टोर करने के लिए और गणना के लिए। यानी कि जो कंप्यूटर होता है वो पूरा का पूरा बाइनरी नंबर में ही, और बाइनरी नंबर ही दो होते हैं सिर्फ कंप्यूटर में, 0 एंड 1। दिस इज कॉल्ड द बाइनरी नंबर। और इसी में पूरा का पूरा मशीन लैंग्वेज होती है और इसी को न्यूमेरिक कोड भी कहते हैं। तो कंप्यूटर भाषा, जो कंप्यूटर की इंटरनल कोडिंग है वो अंडरस्टैंडेबल है सिर्फ न्यूमेरिक कोड पर, यानी कि 0 एंड 1, एंड दिस इज कॉल्ड द बाइनरी कोड। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? केबी, टीबी, एमबी या फिर जीबी? तो कौन सा आंसर है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली यू कैन गिव द आंसर। विच वन इज करेक्ट, ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर है बी। दिस इज द करेक्ट आंसर। इतने जो ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे बड़ा यूनिट जो है वो टीबी है, यानी कि टेराबाइट। के फॉर किलोबाइट, केबी, टी फॉर टेराबाइट, बी फॉर मेगाबाइट एंड जी फॉर गीगाबाइट। तो सबसे बड़ा जो यूनिट है इन सभी ऑप्शंस में वो टीबी है, टेराबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, बिट किसका लघु रूप है? बिट, बिट यानी कि बीआईटी कंप्यूटर भाषा में, ये किसका लघु रूप है? मेगाबाइट का, बाइनरी लैंग्वेज का, बाइनरी डिजिट का या फिर बाइनरी नंबर का? विच वन ऑफ द इज करेक्ट आंसर, ए, बी, सी, डी? कौन सा है बताइए इसका आंसर? तो इसका आंसर है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट का ये लघु रूप कहलाता है, ठीक है ना। और बिट, अब इसमें अगर बिट के बारे में देखा जाए तो जो 1 बाइट होती है, 1 बाइट ये 8 बिट के बराबर होती है, ठीक है ना, 8 बिट। क्लियर है? और बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं? 0 एंड 1, ठीक है ना। ये जो बिट है वो बाइनरी, इसका लघु रूप क्या है? बाइनरी डिजिट। और बाइनरी डिजिट क्या होते हैं? 0 एंड 1, जो मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं, यानी कि कितने बिट होते हैं एक बाइट में? मैंने आपको पहले भी अभी बताया, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया 64, 16, 8 या फिर 512। तो इसका जो उत्तर है मैंने पिछले क्वेश्चन में दे दिया है आपको, तो 8, ठीक है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, 8 बिट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट, बाइट, मेगाबाइट या फिर ये सभी? ए, बी, सी, डी, कौन सा सही है इसका? तो इसका आंसर है बिट, सबसे छोटी इकाई है बिट। दिस इज द करेक्ट आंसर, जो मैंने आपको पहले ही बताया अभी, ठीक है ना। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में सबसे छोटी बिट जो इकाई है वो बिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, कितने बाइट मिलकर 1 किलो बाइट बनाते हैं? 1 केबी? बताइए कितने बाइट? 4096, 1024, 612 या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि कितने बाइट मिलके मेगाबाइट बनाते हैं और कितने बिट मिलके कितने बाइट बनता है, और तो ये सब मैंने समझाया था। तो इसका सही उत्तर है वो है बी। बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। और इसी तरीके से जो 1 किलो बाइट यानी कि केबी इक्वल टू कितना होता है? 1024 बाइट, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो आंसर है 1 किलो बाइट यानी कि केबी इक्वल टू 1024 बाइट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
तो इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने पूरा का पूरे जितने भी बाइट, केबी, एमबी, जीबी और टीबी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को देखो, उसमें मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ गया 145, बाइनरी नंबर प्रणाली कितने अंक के होते हैं? 1, 4, 2 या फिर 8? मैंने पहले भी आपको समझा चुका हूँ, बाइनरी नंबर्स कितने के होते हैं? सिर्फ 2 के होते हैं। और 2 कौन कौन से होते हैं? दिस इज द करेक्ट आंसर, 0 एंड 1। ये दोनों बाइनरी डिजिट कहलाते हैं। सिर्फ इसी में ही पूरे की पूरे कंप्यूटर टिका हुआ है। कंप्यूटर टोटली बेस्ड ऑन 0 एंड 1। कंप्यूटर अगर कुछ समझता है तो वो 0 एंड 1 में की फॉर्मेशन में समझता है। दिस इज कॉल्ड द मशीन लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज इज द बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, अक्षर तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? जो अक्षर है और चिन्ह है उनको बाइटों में स्टोर करने के लिए विधि को क्या? अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम? बताएं। तो इसका इजीली आंसर है कोड। कोडिंग करते हैं, ठीक है ना, तो कोडिंग सिस्टम कहलाता है, जिसमें कि अपन जो भी, जैसे कि ये सामने ही जो बनी हुई है, इसमें ये लिखा हुआ है कंप्यूटर पे, ये पूरा दिख रहा है, तो इसकी कोडिंग की जाती है। कोडिंग के बाद में ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार होता है। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इजीली वी कैन राइट सम लेटर्स एंड सम सिंबल्स, सो विच इज कॉल्ड द कोडिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन आ गया 147, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को कैसे नापते हैं? कोई भी शब्द है, जैसे कि यहाँ पे ये कंप्यूटर ही लिखा है फॉर एग्जांपल, तो इसकी लंबाई कैसे नापेंगे? बाइट से, बिट से, मेगाबाइट से या फिर फाइल से? बताएं। तो इसकी जो लंबाई है वो सबसे कम वाली यूनिट से नापते हैं। सबसे कम यूनिट कंप्यूटर में क्या है? बिट है। तो बिट से इसकी जो लंबाई है वो कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट या फिर एक कंप्यूटर गेम? कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एक प्रकार का सर्किट। जो लॉजिक गेट होता है ये एक प्रकार का सर्किट होता है जो कि मदरबोर्ड में होता है, ठीक है ना, इंटरनली होता है, जिसको लॉजिक गेट कहते हैं, जिसमें कि लॉजिकली जो कैलकुलेशन होता है वो इसमें पूरा का पूरा कैलकुलेट होता है। और लॉजिक गेट कौन कौन सी को बोलते हैं? एक तो होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉर। ठीक है ना, ये तीन जो होते हैं, ये ऑल दीज आर द लॉजिक गेट। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है 149 क्वेश्चंस, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डेटा, एनालॉग डेटा, मॉडेम डेटा या फिर व्हाट्सएप डेटा? तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर है डिजिटल डेटा। ठीक है ना, डिजिटल डेटा में ही पूरी की पूरी कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होती है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है 150वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चंस इस वीडियो के यहाँ पर खत्म हो रहे हैं। तो क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है? एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क या फिर यूटिलिटी? बताइए कौन सा प्रोग्राम है जिससे कि कंप्यूटर का जो उपयोग करना है बहुत आसान होता है? तो वो है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी जो प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर को बहुत आसान करता है और कोई भी एरर आती है उसको भी वो रिजॉल्व करता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे दोस्तों, मेरे परीक्षार्थियों, ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि एमपी पीएससी के लिए, एमपी एसआई के लिए, एमपी कांस्टेबल के लिए और अन्य जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंप्यूटर ज्ञान पूछा जाता है, कंप्यूटर जीके पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये पूरी सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो सभी परीक्षार्थी मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़ जाएं और मेरा ये स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। तो सारे वीडियोस आपको ऐसे ही लगातार मिलते रहेंगे। तो वीडियो को आगे देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।